तो आज हम लोग देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्लास 11 का लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। ठीक है, इसके बारे में है। पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम लोग को जानने को मिलेगा। डिसकंटिन्यूटी लाइन जानने को मिलेगा, कोनराड, रेपेटी, लेहमैन, ये सब के बारे में जानने को मिलेगा। पृथ्वी के अंदर में बहुत सारी आंतरिक संरचनाएं हम लोग को दिखाई देती है। पृथ्वी के अंदर ऐसे ऐसे ही धधकता हुआ आग का गोला है। सबसे ऊपर वाले हिस्से में हम लोग रहते हैं क्रस्ट मेंटल कोर, और सबसे ऊपर वाले हिस्से को क्रस्ट, और सबसे उसके नीचे वाले हिस्से को मेंटल, और उसके नीचे वाले हिस्से को कोर कहा जाता है। कोर में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर है। यहाँ पे टेम्परेचर अभी भी है। ज्वालामुखी से निकलने वाला जो ज्वाला होता है उसी से पता चला कि पृथ्वी के अंदर आज भी ज्वाला है। बात खत्म, चैप्टर खत्म। ठीक है, और इसी वजह से क्या मिला है, भूकंप से भी पता चला है। भूकंप, तो भूकंप की जो तरंगे होती है वो 3 को तरंगे होती हैं। पी वेव होता है, एस वेव होता है, और लव वेव होता है, एल वेव होता है। ये लव वेव बहुत ही खतरनाक होते हैं, यही बहुत ही खतरनाक होते हैं। अभी जैसे वेनेजुएला में आया था ना, कराकस के दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में कराकस में एक बहुत ही तीव्रगामी एक भूकंप आया था, जिसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स डूब गए, मतलब नीचे गिर गए। ठीक है, और लगभग 60 से 62 सेकेंड तक बिल्डिंग हिलते रहा। 60 से 62 सेकेंड, इतना खतरनाक भूकंप था। दो बार झटका आया, 7.4 रिक्टर स्केल और 7.5 रिक्टर स्केल पे। अभी तक सबसे खतरनाक आया है 8.5 रिक्टर स्केल पे। ठीक है, जापान के इर्द-गिर्द बहुत खतरनाक आया। यही भूकंप जब पानी के अंदर आ जाता है तो क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। पानी बढ़ के जल जाता है ऊपर, अपने जल स्तर से बढ़ जाता है ज्यादा, तो उसको क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो इसी तरह के पृथ्वी के हम लोग को 2 प्रकार के बल दिखाई देते हैं, अंदर चार्त बल, एगो बहिर्जात बल। अंदर जार्त बल में ही भूकंप आता है, और ज्वालामुखी जो फट के बाहर की तरफ आता है, ज्वाला जो आती है वो किसके कारण आती है, इसी पृथ्वी के आंतरिक संरचना में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्लास 11 का ये ज्योग्राफी है। आप लोगों को प्लेलिस्ट में इससे पहले का पूरा वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को, और ये पूरा नोट्स आप लोग को मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। तो आप लोग वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, और वहां से अब यहाँ से वीडियोस भी देख सकते हो। अच्छा, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर गिजमिज हो गया है, मतलब आप 10th क्लास भी है, 11th क्लास भी है, 12th क्लास भी है, कंपटीशन भी है। देखिए, कंपटीशन के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वीडियोस मत देखिए, उसमें से प्लेलिस्ट में से जाके देखिए, वो जो लाइन बाय लाइन है, लाइन बाय लाइन। 10th क्लास का आपको मिल जाएगा अलग से वीडियो, 10th क्लास का अलग से टोटली प्लेलिस्ट मिल जाएगा, 11th क्लास का अलग से टोटली प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आर्ट्स का, 12th क्लास का अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपका आर्ट्स का। ठीक है, तो कंफ्यूजन किस बात का है, कंपटीशन का अलग से प्लेलिस्ट है। ठीक है, आप वीडियोस नहीं, उसमें चल जाइए आप, जब सर्च करिएगा गुरुद्रोणाचार्य एजुकेशन, तो उस पे देखिएगा प्लेलिस्ट टोटली बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, लाइन बाय लाइन सारा वीडियोस बनाए हुए हैं, वहां से आपको मिल जाएगा हर एक चीज। ऐसे खोजोगे तो रैंडमली खोजोगे तो कुछ नहीं मिलेगा भाई, पहले ही बता दे रहे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके खोजना, सब मिल जाएगा। चलिए देखा जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग समझते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहने का मतलब है, पृथ्वी आज से लगभग 4.2 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी, अरब साल पहले बनी हुई थी, 4.2 अरब साल पहले बनी हुई थी। और पृथ्वी पहले आग का धधकता हुआ आग का गोला था। कई सारे वैज्ञानिकों, एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज के अनुसार बताते हैं कि खगोल शास्त्री लोग बनाते हैं कि सूरज से ही उत्पत्ति हुई है, लेकिन इससे पहले के क्लास में आपको बता देते कि सूरज से उत्पत्ति नहीं हुई है हमारी पृथ्वी की। 2 तारा था, कोलैप कर गया, जिसकी वजह से हुई, क्या हुआ था, पृथ्वी की उत्पत्ति और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। यह हम लोग का ग्रह है पृथ्वी, इसी ग्रह पे हम लोग रहते हैं। और पृथ्वी के सबसे पहले आंतरिक जानेंगे, उसके बाद बहिर्जात बल के बारे में जानेंगे। अब अभी चलते हैं अंतर्जात बल के बारे में। इसमें 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक पृथ्वी के आंतरिक संरचना, और एक पृथ्वी के अंदर में रहने वाला भूकंप कहाँ से आता है, और भूकंप कैसे कैसे आता है, किस जगह पे जाता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है, जियोड है। ठीक है, हमारी पृथ्वी कैसी है, जियोड है। और जियोड उसको कहते हैं जब पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ जो जमीनें होती है, जो हम लोग को 10th क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे, ऊबड़ खाबड़ जमीनें होती है ना, ऊबड़ खाबड़ जमीनें, जैसे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं झीलें हैं, बहुत ही नीचे कोई हिस्सा है तो कहीं बहुत ऊंचा हिस्सा है, ये सब चीजें हम लोग पढ़े थे। तो कंडीशन क्या है कि पृथ्वी ना गोल है, ना संतरा है, ना आम है, ना कुछ है, ये क्या है, एक जियोड है। पृथ्वी एक क्या है, जियोड, जियोड कहलाती है।
इसके बाहरी वाले हिस्से में हमेशा पहाड़ आपको दिखाई देंगे, पहाड़, और इसके आंतरिक हिस्से में बहुत बड़े बड़े क्या है, समुंदर है। ठीक है, बड़े बड़े महासागर है, समुंदर है, सागर है, झीलें हैं, तालाब है, सब इस पृथ्वी के ऊपर 1% पे है। अभी जो आप लोग मेरे को देख रहे हो या फिर हम लोग जो बिल्डिंग बनाए हैं सब 1% पे है, केवल 1% पे। उसको हम लोग क्रस्ट वाला हिस्सा कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट हिस्सा कहते हैं। अब देखो इसमें कुछ लिखा हुआ है, वो समझाते हैं। इसकी चौड़ाई जो पृथ्वी से मतलब कि सबसे ऊपर से लेकर अगर कोर वाले हिस्से तक जाओगे तो इसकी चौड़ाई जो मिलेगी वो 6400 किलोमीटर की मिलेगी। कितनी मिलेगी? 6400 किलोमीटर। इतना अंदर जाओगे तब आप लोग को बहुत खतरनाक गहराई पे जाना होगा, जो कि असंभव है, संभव नहीं है वो। यहां तक जाना असंभव है, यहां तक नहीं जा पाओगे। जैसे पृथ्वी के अंदर तुम चलते चले जाओ तो जाते ही चले जाओ, उसका कहीं मतलब रुकावट नहीं है कहीं पर। अब पहुंच जाओगे कहाँ पे? कोर वाले हिस्से में। कोर में ना 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कोई रह पाएगा? इतना खतरनाक है। तो भूगर्भ की जानकारी को प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष प्रमाण प्राप्त किए गए हैं। इसमें सबसे पहले आता है भूकंप, ये तापमान आता है। भूगर्भ की जानकारी के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा? तापमान, टेम्परेचर। दूसरा घनत्व, डेंसिटी। तीसरा दबाव, प्रेशर। चौथा पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति। पांचवा ज्वालामुखी। छठा भूकंप। सबसे पहले पृथ्वी पे टेम्परेचर। पृथ्वी की इतनी ज्यादा टेम्परेचर बनी कैसे? एक लॉजिकली टेम्परेचर बना 17 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का जो औसत तापमान है, पृथ्वी के बाहर का भी एरिया बढ़ा है, अंदर का नहीं, पृथ्वी के बाहर का हिस्सा जो अभी हम लोग के पास टेम्परेचर है, औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? 17 डिग्री सेल्सियस। अब इससे कभी टेम्परेचर आगे बढ़ गया तो तापमान क्या है? ज्यादा है। टेम्परेचर कम हो गया तो तापमान कम है। ये पृथ्वी का औसत टेम्परेचर। जैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है ना 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या होता है? हम लोग के शरीर का औसत तापमान है। वैसे ही 27 डिग्री सेल्सियस अपने रूम का टेम्परेचर होता है। उसी तरह एक तारे का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और उसके अंदर जाएंगे तो एक तारे का टेम्परेचर करोड़ों करोड़ों मिलेगा टेम्परेचर उसकी। तो उसी तरीके से औसत तापमान जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब कितना जाएंगे सर? तो 32 से लेकर 33 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। वैसे ही 165 मीटर ऊपर जाने पर, 165 मीटर ऊपर जाने पर, क्योंकि आप पृथ्वी को छोड़कर ऊपर जा रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे देखो उमस है, तुम्हारा उमस, हमारा उमस, दीवार का उमस, भैंस का उमस, सब इस सब क्या है? एक एक उमस है। वो उमस हम लोग को लगते रहता है, इसलिए हम लोग का टेम्परेचर बना रहता है। लेकिन ऊपर जाओगे तो कुछ थोड़ी है, ऊपर धीरे धीरे जाओगे तो वहां पे हवा क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। हवा मतलब थोड़ी मतलब कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको वहां पर ऊपर में ठंडा लगेगा। लेकिन इतना भी ऊपर नहीं चल जाना है कि आयन मंडल में चल जाए तो गर्म, इतना गर्म होगा ना 480 डिग्री सेल्सियस मार के भूज देगा एक के बाद। तो कंडीशन है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। देखो 32 से 33 मीटर नीचे जा रहे हो तो आप तो आग के पास जा रहे हो, इसलिए 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जा रही है? बढ़ोतरी। अब 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम। और अगर आपको 10 डिग्री सेल्सियस कम कराना है, 10 डिग्री सेल्सियस कम करना है तो क्या करोगे? 10 से गुणा कर देंगे, यानी 1650 मीटर ऊपर जाते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस की कमी। अभी जैसे 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? 1650 मीटर पे 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। वैसे ही अभी अगर जैसे मान लो कि अभी 30 डिग्री सेल्सियस है, 33 मीटर नीचे चले गए तो कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा? 31 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और 33 मीटर जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वैसे टेम्परेचर क्या हो जाता है? नीचे नीचे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आप किसके पास जाते रहते हो? आग के पास जाते हो। यहाँ पे बीच में टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। ठीक है, याद रहेगा। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पे टेम्परेचर भी है, जहां पे पृथ्वी का क्या है? घनत्व भी है। पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सबसे ज्यादा है, सौर मंडल पे सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है।
वैसे तो पूरा ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? ब्लैक होल का है, लेकिन हम सौर मंडल का बात कर रहे हैं। कोई कोई इसमें ज्ञानी लोग आएंगे और बोलेंगे सर आप पृथ्वी को गलत बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, सौर मंडल में सबसे खतरनाक जो घनत्व वाला है वो कौन है? पृथ्वी है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बोला जाएगा तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? ब्लैक होल की है। उधर से प्रकाश भी आर पार नहीं हो पाता है, इसलिए वो हम लोग को दिखाई नहीं देता। तो प्रकाश आर पार हो जाता है वो हम लोग को दिखाई देता है। जैसे सूरज का प्रकाश पृथ्वी पे गिरता है तो पृथ्वी आधा काली दिखाई देती है, आधा नीले कलर की दिखाई देती है, बिकॉज सूरज की रोशनी जिस साइड पे पड़ेगी वहां पे दिन होगा, जहां पे नहीं पड़ेगी वहां रात होगा। तो एक ही समय पे हम लोग पृथ्वी को दो हिस्सों में देख सकते हैं, एगो रात एगो दिन। लेकिन कहां से देखना होगा? दूर से देखना होगा, चंद्रमा पर से देखना होगा, तब दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया? तो घनत्व बताइए कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका कहने का मतलब क्या है? एक डिब्बा लीजिए 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर गहरा। ठीक है, तो उसमें जब मिट्टी भरेंगे ना, उसमें जब मिट्टी भरेंगे और कहीं पे वजन करेंगे जो ग्राम में यूज हो जाता है, तो उसका ग्राम कितना निकलेगा? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आया? एक डब्बा लिया आपने, एक सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए और 1 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। उसमें जब पृथ्वी की मिट्टी उठा के भरोगे ना, तो उसमें कितना निकलेगा? 5.5 ग्राम निकलेगा। समझ में आया? अब 5.5 ग्राम घनत्व तो समझ में आ गया। तापमान क्या होता जाता है? बढ़ता चला जाता है। कहाँ जाएगा? अगर पृथ्वी के नीचे। अच्छा, दबाव पृथ्वी पर भी होता है। पृथ्वी पर दबाव जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से हम लोग को दबाव पता चलता है, और इस पे वायु का भी क्या है? दबाव है। वायु का भी दबाव है, उसको आगे पढ़ेंगे दबाव को। अच्छा, पृथ्वी की उत्पत्ति बताए थे अभी आप लोग को, 4.2 अरब साल पहले हुई थी पृथ्वी की उत्पत्ति। किसी दो तारों के मिलने के कोलैप की वजह से हो गया था। ज्वालामुखी हम लोग को दिखाई देता है पृथ्वी पर। 3 प्रकार के ज्वालामुखी हम लोग को दिखाई देते हैं, एगो एक्टिव वोल्केनो, एक डोरमेंट वोल्केनो और एगो डेड वोल्केनो। तो वोल्केनो जो डेड जो होते हैं, जैसे क्राकातोया, उसके बाद हो गया आपका विसुवियस, ये सब कैसे हैं? आपके सुसुप्त ज्वालामुखी भी हैं। और जैसे अभी जापान का फ्यूजियामा, ये क्या हो चुका है? अभी मृत के कैटेगरी में जा रहा है, लेकिन ये भी अभी सुसुप्त है। ठीक है, अभी तक भड़का नहीं है ये। उसके बाद बैरन, इंडिया का कौन सा? बैरन, ये कैसा? अभी एक्टिव वोल्केनो है। तो इस एक्टिव वोल्केनो से भी हम लोग पृथ्वी के अंतरिक्ष संरचनाओं के बारे में पता कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर अभी भी क्या है? आग है। और सब के सब किसी ना, वो जो आग है, वो आग की वजह से जो भी लोहा हुआ बनता है ना, जो बोला जाता है ना कि सिंधु सभ्यता में, उसके बाद वैदिक सभ्यता में, उसके बाद वैदिक उत्तर वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो गई। वो कहाँ से आया था? पृथ्वी के अंदर से ही निकला हुआ है। पृथ्वी के अंदर आयरन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, ठीक है, बहुत सारे, नीफे है, नीफे मतलब निकेल है, फेरस है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से वो लोग आपस में घूमते रहते हैं और पृथ्वी पर क्या बना हुआ है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति बना हुआ है। इसीलिए कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती है, खींच लेती है पृथ्वी। अगर आपकी स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकेंड है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड है, तब आप पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स से आगे निकल जाओगे। अगर आपकी स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकंड में 11 भागना होगा, यानी 2 सेकंड में कहा? हावड़ा। है स्पीड? नहीं। पृथ्वी की जानती है स्पीड कितना? जितना जानते हो पृथ्वी की स्पीड 1700 किलोमीटर प्रति घंटा। 1700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम लोग घूम रहे हैं स्पेस में, चक्कर लगा रहे हैं। किसका? सूरज का। और सूरज भी किसी ना किसी चीज का चक्कर लगा रहा है, अपनी ब्रह्मांड का, है ना? याद रहेगा? तो पृथ्वी के घनत्व से बाहर जाना है तो कितना किलोमीटर इस सेकंड ये होना चाहिए? आपकी स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से निकलना चाहिए, तब आप गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भेद पाओगे। ठीक है, अब देखो भूकंप। भूकंप को आगे पढ़ाएंगे, भूकंप को आगे पढ़ाएंगे। भूकंप भी होता है जो पृथ्वी को क्या कर देता है? भूमि को कंपन कर देगा, क्या कहलाएगा? भूकंप कहलाता है। ठीक है, जो भूमि को कंपन कर दिया वो भूकंप कहलाता है। आ गया, एक मिनट। देखिए, अब हमारे पास एक वो फोटो है। अब इस फोटो से समझ सकते हो आप लोग कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए, देखिए अब
ये महत्वपूर्ण सामान्य तथ्य देखिए ध्यान से कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर खोदना पड़ेगा गहराई? 6400 किलोमीटर की क्या होनी चाहिए? गहराई होनी चाहिए। तब आप कहां पहुंच पाओगे? पृथ्वी की गहराई पे पहुंच पाएगा। लेकिन जो क्या है, एकदम असंभव है, आप नहीं जा सकते। अध्ययन का आधार, इसको पढ़ने के लिए आधार कौन कौन सा है? तापमान, घनत्व, दबाव, पृथ्वी की उत्पत्ति, ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप। ये चारों के चारों, छह के छह चीजें होनी चाहिए। तापक्रम पर आधारित प्रमाण कैसे मिलते हैं? तापक्रम जो ये लिखा है ना, तापमान, तापक्रम पर आधारित जो प्रमाण है वो कैसे मिलने चाहिए? सतह की स्थिति देखो, पृथ्वी की ऊपरी सतह कठोर, ठोस एवं शीतल ठंडी होती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह ठोस एवं शीतल ठंडी है। सतह के नीचे गहराई की ओर जाने पर औसत रूप से तापमान प्रति किलोमीटर 50 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ता है। नोट देखो, पुस्तक में छपाई गई त्रुटि के कारण 50 डिग्री सेल्सियस लिखा गया है, जो सामान्यतः कितना मीटर होता है? 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस। पुस्तक में गलत छाप दिया है, वो भी छाप दिया यहाँ पर। 32 मीटर कहां जाने पर? नीचे जाने पर आपको 1 डिग्री सेल्सियस की गहराई पता चलती है, साथ बढ़ता चला जाता है। अत्यधिक गहराई पर तापमान इतना अधिक हो जाता है कि वहां पदार्थ पिघली अवस्था में हो जाते हैं। इसके प्रमाण खानों की गर्मी और ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म लावा है। देखो, ये खानों में जब जाओगे ना, कोयले की खान है, कोयले की खान में जाओगे तो गर्मी बहुत ज्यादा होता है। वहां पे जब कोयला निकाला जाता है तो भींगा भींगा हुआ कोयला निकलता है। ऐसे सूखा हुआ तुम लोग को नहीं दिखाई दे, जो सूखा हुआ कोयला होता है ना, वैसा नहीं होता है, भींगा हुआ कोयला रहता है। बिकॉज वहां पे आदमी भी क्या करता है ना, नहाता है हमेशा। 5-5 सेकंड पे, 10-10 सेकंड पे क्या करेगा? नहाएगा पूरा 1 बाल्टी पानी, उसके बाद कोयला निकालेगा। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बड़ा हो जाता, गर्म हो जाता है ना, क्योंकि वो नीचे है। उसी तरह देखो, ज्वालामुखी भी जहां से निकलता है, उसके वजह से भी क्या होता है कि इसके अनुसार भी पता चलता है कि पृथ्वी के नीचे तापमान क्या है? ज्यादा है। पृथ्वी के नीचे तापमान ज्यादा है। विपक्ष का मत क्या है कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार गहराई पर दबाव में भी वृद्धि होती है, इसलिए अत्यधिक तापमान के बावजूद सेल द्रविड़ नहीं होते हैं, बल्कि ठोस ही रहेंगे। पृथ्वी के नीचे जो सेल हो जाता है, जो चट्टाने हैं, वो कैसी रह जाती हैं? ठोस रह जाती है। लेकिन बहुत अंदर चल जाएंगी तो पिघल जाएगा, चट्टान को भी पिघला देगा ना वो। भाई इतना टेम्परेचर पे तो चट्टान भी पिघल जाएगा। ठीक है, जो ऊपर में हम लोग को स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, कोई कोई ज्वालामुखी पर्वत की वजह से जो पत्थरें दिखाई देती है, चट्टाने दिखाई देती है, जैसे जैसे हम लोग के पास डक्कन ट्रैप है ना, भारत के कहां पर स्थित है? साउथ साइड में पूरा का पूरा डक्कन ट्रैप स्थित है। ये डक्कन ट्रैप जो है, ये ज्वालामुखी पर्वतों से बनी हुई है, ज्वालामुखी से बना हुआ है। क्योंकि ज्वाला जो थी वो ऊपर की तरफ आ गई थी और लहर बाई लहर, लेयर बाई लेयर बैठ गई थी, इसको डक्कन ट्रैप कहते हैं। अब डक्कन ट्रैप जो है, यहाँ पे पूरे की फुल्ली क्या है? चट्टाने हैं, फुल्ली चट्टाने हैं। अब वो चट्टाने फिर वो बताओ तो, वो ढक ढक के नीचे की तरफ जब चल जाएगा तो फिर से किसके भेंट होगा? आग के साथ भेंट होगा। फिर कहीं ज्वालामुखी होगा, फिर से वही वाला आग निकलेगा, फिर कहीं रुकेगा, फिर बनेगा अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो चट्टाने कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ये सब चट्टाने होती है। तो वो चट्टान जो होते हैं, वो भी चट्टान चक्र चलता है, साइकिल चलता है। वो चट्टान फिर धीरे 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 कहाँ चली जाती है? पृथ्वी के नीचे चली जाती है। ठीक है, देखो घनत्व पे कैसे आधारित है? घनत्व पर तो संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 से अधिक। भूपटल क्रस्ट होती है, क्रस्ट की मोटाई व संरचना। भूपटल की औसत गहराई कितनी है? 20 किलोमीटर मानी जाती है। भूपटल की औसत गहराई 20 किलोमीटर। महाद्वीपीय भाग का औषधि सेल निर्मित होता है, इसका सापेक्षिक घनत्व कितना? 2.7। मध्यवर्ती भाग में आग्नेय सेल, इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं, जिसका घनत्व होता है 3.5। स्पष्ट है कि भूपटल की संरचना हल्की चट्टानों से हुई है, इसीलिए तो ऊपर ऊपर के साइड है। पृथ्वी का मध्य पिंड केंद्र कोर का घनत्व 11 से अधिक अनुमानित किया गया है। अंतिम निष्कर्ष ये निकलता है कि भूपटल का सबसे ऊपरी हिस्सा क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल और उसके नीचे कोर कहलाता है। तो भूपटल जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट का घनत्व है 2.7। मध्यवर्ती आग्नेय सेल का जो है 3.5 है, यानी कि मध्यवर्ती भाग को हम लोग मेंटल कहते हैं। और कोर कितना है? 11 से अधिक है, 11 घनत्व है इसका। मतलब डेंसिटी कितनी ज्यादा है सोच लो। ठीक है, इसका घनत्व है पूरी पृथ्वी को मिलाया जाता है 5.5 ग्राम निकलेगा। ठीक, अब इससे नहीं समझ में आया तो चलो बताते हैं। पृथ्वी को हम लोग 3 हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं। कैसे? सुनो, पृथ्वी को हम लोग 3 हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं। कैसे? आप कोई तरबूज लेते हैं, तरबूज, तरबूज का आंतरिक हिस्सा लाल होता है, वो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? जब उसको वो आदमी काट के दिखाएगा। तो ये पृथ्वी है मान लो, गोल गोले बना है एकदम, हाँ, इसको ऐसे ही ना काटेगा? हाँ, काट के दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा?
इसी तरीके से काटेगा, उसके बाद निकाल के इसे दे देगा। लीजिए देखिए तो कितना गोल है, कितना इधर पे लाल है, सब दिखा देता है कि नहीं। अब इसके वजह से क्या होता है, हम लोग को आंतरिक संरचना भी पता चल जाएगी। इसी तरह पृथ्वी को काट के पढ़ेंगे, ठीक है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसपे हम लोग रहते हैं ये 1% पे है। ये वाला हिस्सा पहले के वैज्ञानिक लोग इसको क्या कहते थे, सियाल कहते थे, सियार नहीं, सियाल। इसके नीचे वाले हिस्से को सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। और इसको कहते हैं नीफे। सियाल सीमा नीफे, सियाल सीमा नीफे, याद रहेगा, सियाल सीमा नीफे। ये 1% पे है, 83% पे है, ये 16% पे है। सियाल सीमा नीफे, याद रहेगा। सबसे ऊपरी हिस्सा जिसपे हम लोग खड़े हैं उसको क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। उसके नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, सीमा कहलाता है। उसके नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, नीफे कहलाता है। सियाल सीमा नीफे। सियाल जिस पे हम लोग खड़े हैं वो केवल कितना परसेंट पे, 1% पे। और 1% पे सब कुछ बना है, बिल्डिंग्स बने हैं, पर्वत है, पहाड़ है, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, सब केवल किसमें परसेंट पे, 1% पे है। खाली 1% पे सोच पा रहे हो, इतना ज्यादा सब है, बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं, खाली 1% पे। इसको जो पढ़ने वाला जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग डिसकंटिन्यूटी लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी लाइन, ठीक है। अशब्दता रेखा, कौन सी रेखा, अशब्दता रेखा। तो सियाल और सीमा को बांटने वाला लाइन जो है ये मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन है। किसने बांटा था इसको, मोहो। मोहो नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि सीमा और सियाल के बीच में कुछ कुछ अंतर है। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा है, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है। वैसे तो मैग्नीशियम Mg होता है, लेकिन इसमें क्या पाया गया, मैग्नीशियम पाया गया, ठीक है। सीमा, बस इसी से याद रखो। इसमें सिलिकॉन और क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, और इसमें क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ऐसा पाया जाता है निकेल और फेरस। तो सीमा और नीफे को बांटने वाला जो लाइन है वो है गुटेनबर्ग। कौन सा वर्ग, गुटेनबर्ग, ठीक है। इसका पूरा नाम सुनो, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। मोहो अशब्दता रेखा, गुटेनबर्ग अशब्दता रेखा, कितना बड़ा नाम है। मोहो अशब्दता रेखा किसको किसको बांटता है, सियाल और सीमा को। और गुटेनबर्ग अशब्दता रेखा किसको बांटता है, सीमा और नीफे को। फिर बाद में और कई सारे वैज्ञानिक आए, और कई सारे वैज्ञानिक आए तो बोले कि और नाम इसको रखेंगे, अभी नहीं पढ़ के हमको समझ में नहीं आया पढ़ के, बोला अलग अलग नाम रखो इसका। और नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया क्रस्ट, इसका नाम रखा गया मेंटल, पक्का मेंटल था, आइए वाला कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। बोला ना ना हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे सियाल सीमा, हम पढ़ेंगे क्रस्ट और मेंटल को बांटने वाला लाइन। तो क्या कहलाएगा, मोह अशब्दता रेखा। बतिया तो सेम ही है। अरे भाई पहले के वैज्ञानिक लोग सियाल कहते थे, सीमा कहते थे। जैसे पहले के लोग क्या कहते थे, पेट को अमाशय कहते थे। आज हम लोग पेट बोलते हैं ना, पेट बोलते हैं, पेट दर्द कर रहा है, कि अमाशय दर्द कर रहा है, ऐसे बोलते हैं, अमाशय दर्द कर रहा है। सर दर्द कर रहा है, मस्तिष्क नहीं दर्द कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। कोई बोलता है मस्तिष्क दर्द कर रहा है, सीधा क्या बोलता है, सर दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, ऐसे बोलते हैं। हस्त दर्द कर रहा है, ऐसे थोड़ी बोलता है। बाप रे बाप, इतना हिंदी बोलने लगा तो जानिए गया। तो कंडीशन क्या है कि क्रस्ट और मेंटल को बांटने वाला लाइन भी मोह है, और सियाल और सीमा को बांटने वाला भी मोह ही है, लेकिन नाम क्या है, चेंज है। तो कोई पूछेगा हम लोग अभी किस पे रहते हैं, तो भूपटल पे रहते हैं। किस पे रहते हैं, भूपटल, जिसका नाम है क्या, क्रस्ट। और उसके नीचे क्या है, मेंटल, और उसके नीचे कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, याद रहेगा नाम, क्रस्ट, मेंटल, कोर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए आपको सबसे पहले क्रस्ट खोदना पड़ेगा, फिर मेंटल खोदना पड़ेगा, तब तो आप कहां पहुंचोगे, कोर पे पहुंचोगे। और यहीं पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। ओके, यहीं पर जो ऊपर में आपको चट्टान दिखाई दे रहे हैं, जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, जो माटी दिखाई दे रहा है, जो बालू दिखाई दे रहा है, सब के सब यहाँ पे पिघले हुए फॉर्म में है। जो आपको लोहा दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है, सब यहाँ पे पिघला हुआ फॉर्म है। क्यों पिघला है, क्यों पिघला है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। फिर और वैज्ञानिक आए, और वैज्ञानिक लोग आए, उन वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो सियाल और ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा जो बता रहे हैं आप,
ये सिलिकॉन सबसे ऊपर वाले हिस्से में है, अल्युमिनियम तो उसके नीचे है। तो इन्होंने सिलिकॉन को भी और दो हिस्सों में बांट दिया, ये सियाल को भी दो हिस्सों में बटा दिया। फिर बोला था मेंटलों को बांटो, लो मेंटल भी दो हिस्सों में बट गया। बोला था कोरों को बांटो, तो कोर भी दो हिस्सों में बट गया। बोला इसका भी नाम रखो, कोई इसका भी नाम रखो। जब बात करते भाई, पहले तो ये वो नाम याद नहीं हो रहा है, अब बोले कि औरों नाम याद नहीं, ये भी नाम याद नहीं हो रहा। तो इसको कहा गया अपर क्रस्ट और इसको कहा गया लोअर क्रस्ट। इसको कहा गया अपर मेंटल, इसको कहा गया लोअर मेंटल। इसको कहा गया अपर कोर, नीचे वाला कहा गया लोअर कोर। और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को भी बांटने वाला लाइन है कोनोराड। इसका खोज किया था कोनोराड नामक वैज्ञानिक ने, कोनोराड। ठीक है, कोनोराड लेके चले आओ, कोनोराड। एक समझ में आया? अब मेंटल और सीमा को बांटने वाला जो सॉरी अपर मेंटल और लोअर मेंटल को बांटने वाला जो लाइन है रेपेटी, क्या है? रेपेटी। और अपर कोर और लोअर कोर को बांटने वाला लाइन लेहमैन। लेहमैन नामक वैज्ञानिक ने अपर कोर और लोअर कोर को बांट दिया। बोला कि जो हिस्सा ऊपर में पाया जा रहा है ना, वो हिस्सा लोअर वाले में नहीं पाया जा रहा। जो क्रस्ट का हिस्सा अपर क्रस्ट में पाया जा रहा है, जो हम लोग को मैग्नीशियम, सिलिकॉन, अल्युमिनियम ये सब जो भी पाए जा रहे हैं, वो ज्यादा मात्रा में सिलिकॉन अपर लेवल में पाया जा रहा है, ना कि लोअर लेवल में पाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग इसको भी दो हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। मतलब बाहर खतरनाक दुनिया है भाई, खतरनाक दुनिया है। तो बस यही सब बताया, ये लोग बस बता के चला गया, लेकिन इसको याद रखने का ट्रिक दीपक सर के पास है। कैसे याद करेंगे? जो भी कुछ करना है, जो भी याद करना है, किससे करना है? मग से करना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा? मग से कर ले। शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा? मग से कर ले। तो म से मोहो अशब्दता रेखा, ग से गुटेनबर्ग अशब्दता रेखा, ये दो काम करके चले जाएंगे, लेकिन काम आएगा किसका? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को बांटने वाला लाइन कौन है? कोनोराड। तो देखो, से कुछ भी याद नहीं रखना है, क से कोनोराड, र से रेपेटी, ले से लेहमैन। हो गया याद? और ट्रिक क्या है? मग से कर ले। समझ में आया? मग से कर ले, मग से कर ले। कोई दिक्कत तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताया जाए। समझ में आ गया सबको? किसी को तो डाउट नहीं है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट? ना गर्मी है ना, ओह शॉर्ट ट्रिक नाम याद रहेगा बाबू। मग से कर ले, म से हो गया आपका मोहो, ग से गुटेनबर्ग, क से करले से याद रखेंगे कोनराड, रेपेटी और लेहमैन। तो क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग बताइए थोड़ा सा, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को बांटने वाला लाइन कौन सा है? लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को बांटने वाला लाइन कौन सा है? बता पाइएगा। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को बांटने वाला लाइन मोहो, यही तो लोअर क्रस्ट, और ये क्या है? अपर मेंटल। तो कौन सा हो जाएगा? बोलेगा लोअर मेंटल और अपर कोर को बांटने वाला लाइन गुटेनबर्ग। तो क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट करके कर देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बन जाएगा। समझ में आ गया? अब बताओ, अब देखो कितना खतरनाक है ऐसा कि अब इसी के ऊपर पहाड़ है और इसी पे क्या है? समुंदर है। क्या यहां तक गया है? भूकंप आता है यहीं से, भूकंप की जो तरंगे होती हैं वो सब इसी से आता है। अगर यही भूकंप की तरंग आते आते कहाँ आ गया? पानी में, तो पानी में क्या आएगा? सुनामी। अगर यही भूकंप की तरंगे नॉर्मल सतह वाले जमीन पर आ गया तो बिल्डिंग से हिला के चला जाएगा। यही भूकंप के तरंगे पहाड़ों पर आ जाएगा तो पूरा पहाड़ को क्या कर देगा? तोड़ के नीचे लेके जा सकता है।
क्योंकि यहाँ की जमीनें क्या हो जाएंगी, खसक जाएंगी ना, खिसकेंगी तो नीचे चली जाएंगी, इतने खतरनाक होती है। तो क्या बोलोगे सर खाली इधर ही जाएगा ऊपर ही, क्या इधर नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, गोल है। इधर भी जा सकता है, इधर भी पहाड़ हो सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी हर जगह जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जहां पे इंपैक्ट करेगा उसी को तो हम लोग कहेंगे ना कि भाई भूकंप आया था, जहां पे इंपैक्ट सबसे ज्यादा होगा। जैसे अभी आया था भूकंप कहां पर, अभी ये तो आया था यार भूकंप, कहां पे आया था, वेनेजुएला में, वेनेजुएला, वेनेजुएला में 7.4 से लेकर 7.5 रिक्टर स्केल पे मापा गया। वेनेजुएला में, ये साउथ अमेरिका का एक देश है, ठीक है, इसकी राजधानी कराकस है। कराकस में आया हुआ था, ठीक है, कहां पे आया हुआ था, कराकस में, इसकी राजधानी कराकस था, वेनेजुएला में आया था भूकंप। और कितना सेकंड तक हिल रहा था जमीनें, 60 सेकंड तक था। 126 साल बाद ऐसा भूकंप आया था, 126 साल बाद। और यहां पर सबसे ज्यादा जाने गई थी, सबसे ज्यादा जान, 1 लाख लोगों की जान चली गई। और कितने लोग तो अभी गायब हैं, मतलब मलबे के नीचे पड़े हुए हैं, ठीक है। और इनकी मदद करने के लिए हमारा इंडियन एयरफोर्स वहां पहुंचा है, इनकी मदद करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। ये भारत में ताकत, वेनेजुएला पहुंच गया है, वहां पर जाके मदद कर रहा है, इंडियन आर्मी के साथ पूरा कोलैब चल रहा है, वहां के ज्वाइंट ऑपरेशंस चल रहे हैं इन लोग के ऐसे, ठीक है। यही ना इंटरनेशनल रिलेशंस, कभी दिक्कत आ गया तो वो लोग हमारे पास आ जाएंगे, हम लोग का दिक्कत उन लोग के पास चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे है। उन लोग का दिक्कत हुआ हम लोग चले गए, हम लोग का दिक्कत हुआ वो लोग चले आए, ऐसे करके होता है हमेशा, इसको कोई इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये समझ में आ गया पूरा, मग से कर ले, तो म से मोहो हो गया, ग से गुटेनबर्ग, कोनराड रेपेटियन लेहमैन। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। देखो पूरा पीडीएफ बना के रखे हैं। भूगर्भ की जानकारी देने वाले मुख्य प्रमाण कौन कौन से हैं, तापक्रम पर आधारित प्रमाण, जिसमें 50 डिग्री दर से समानता कितनी होती है, 35 मीटर जाने पर, 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी। पक्ष में तर्क दिया गया है, अत्यधिक गहराई पर तापमान इतना अधिक होना चाहिए जहां वहां पदार्थ पिघली अवस्था में हो, खानों की गर्मी और ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म लावा इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब विपक्ष वाले लोग क्या मत देते हैं, बोलते हैं कि कुछ वैज्ञानिक के अनुसार गहराई के साथ साथ क्या होता है, दबाव में भी भारी वृद्धि होती है, जिसके कारण उच्च तापमान के बावजूद चट्टानों में द्रवण नहीं होती है बल्कि ठोस ही रहते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि चट्टानें नीचे पिघलती नहीं है, और कोई लोग बोलते हैं कि चट्टानें नीचे पिघल जाती है बिकॉज आप टेम्परेचर के पास जाते रहते, तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, घनत्व के आधार पर भी अभी आपको बता दिए, समझा दिए थे, निकेल वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, निकेल जैसी भारी वस्तुएं पाई जाती है। दबाव जो होता है, जैसे जैसे हम भूपटल के केंद्र की ओर बढ़ते हैं, चट्टानों का भार व दबाव बढ़ता जाता है, जिससे उनके घनत्व में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तापमान बढ़ाने से घनत्व केवल एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ सकता है, इसलिए कोर का अत्यधिक घनत्व केवल भारी दबाव के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का केंद्र स्वयं भारी और उच्च घनत्व वाले चुंबकीय पदार्थ से बना हुआ है, ठीक है। आधुनिक प्रयोग के अनुसार से पता चला कि दबाव बढ़ने से घनत्व केवल एक निश्चित सीमा तक बढ़ती रहती है, एक निश्चित सीमा तक, ये बॉर्डर लाइन तक ही जाएगा। इसलिए कोर का अत्यधिक घनत्व केवल भारी दबाव के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पृथ्वी का केंद्र स्वयं भारी और उच्च ताप घनत्व वाले चुंबकीय पदार्थ से बना हुआ है। पृथ्वी का जो केंद्र है ना, वो खुद लोहा से बना हुआ है, अंदर में खुद ही लोहा है, ठीक है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति पर आधारित प्रमाण क्या मिलता है, इसके अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणुओं के जुड़ने से हुआ है, अतः कोर को ठोस होना चाहिए। कोर कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, लेकिन पिघले अवस्था में। वो कैसी अवस्था है, पिघला हुआ अवस्था में, टेम्परेचर वहां पे बहुत ज्यादा है। ज्वारीय परिकल्पना के इसके अनुसार पृथ्वी सूर्य के निकले गैसीय द्रव ज्वारीय पदार्थों से बना है,
अतः आंतरिक भाग तरल होना चाहिए। निहारिका परिकल्पना दिया गया कि यह उत्पत्ति गैस के निर्मित निहारिका से मापी जाती है, इसलिए गैसीय अवस्था की होनी चाहिए। देखो सब कोई पृथ्वी की उत्पत्ति के अनुसार से अपना अपना मत दे रहा है। कोई बोल रहा है कि चट्टान के जैसा सख्त होगा, ठोस होगा। कोई बोल रहा है कि लिक्विड होगा, क्योंकि सूरज भी किस फॉर्म में है, प्लाज्मा फॉर्म में है। सूरज किस फॉर्म में, प्लाज्मा में है, इसीलिए अंदर भी हम लोग को क्या मिलेगा, प्लाज्मा ही मिलेगा। उसी तरीके से कोई बोल रहा है कि नहीं, पृथ्वी के ऊपर जैसे गैस है ना, उसी तरह पृथ्वी के नीचे गैस से बना होगा, मतलब नीचे गैस है। अरे भाई गैस रहता तो हम लोग रह पाते थोड़ी। तो निष्कर्ष क्या निकाला, देखो वर्तमान वैज्ञानिकों ने शोधों के अनुसार गैसीय रूप भ्रामक है। आंतरिक भाग या ठोस या तरल, बोला गया कि गैस कभी नहीं हो सकता। आंतरिक भाग लेकिन क्या है, ठोस भी हो सकता है और तरल भी, बिकॉज जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं ये क्या है, एक ठोस ही है। अगर तरल रहता तो डूब जाते हैं। और ठोस बहुत अंदर तक है, ठोस जो है वो बहुत अंदर तक है। और भूपटल का खुद अपना घनत्व है 2.7 का, क्रस्ट का अपना घनत्व है 2.7 का। इतनी मोटी चौड़ी दीवार है, पूरा एकदम चौड़ा दीवार, ठीक है। उस पर कैसे हम लोग नीचे जा सकते हैं, जा पाएंगे? इतना मोटा अगर है कोई हिस्सा जो सीमेंट बालू का नहीं बन के किसी एक चट्टान से बना हुआ है, तो कहां जा पाएंगे, दब थोड़ी पाएंगे। अब पानी है तो वो बोले ना कोटर में बंद है, पानी कोटर में बंद है। ऐसा नहीं है कि पानी हर जगह पर है, कोटर में बंद। जैसे राजस्थान में चल जाओ, तो राजस्थान में क्या आपको पानी मिल जाएगा ऊपरे में? नहीं, बहुत डीप खोदना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि बालू है, बालू वालू सब पानी सोख लेता है पहले से, ठीक है। तो ज्वालामुखी क्रिया पर आधारित प्रमाण है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाले गर्म द्रव लावे के आधार पर विद्वानों का मानना है कि पृथ्वी के भीतर एक भाग ऐसा है जो सदैव तरल अवस्था में रहता है, जिससे क्या कहते हैं, मैग्मा भंडार कहते हैं, ठीक है। मैग्मा चेम्बर मतलब पृथ्वी के अंदर ऐसा चेम्बर है जिसमें केवल क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है, और वो मैग्मा है। जब बाहर आता है तो लावा बनता है, लावा जब सूख जाता है तो चट्टान बनता है, इग्नियस रॉक्स बनते हैं। समझे? कौन से रॉक्स? इग्नियस रॉक्स। समझे कि नहीं समझे? वास्तविक कारण क्या है, देखो अत्यधिक दबाव के कारण सामान्यतः चट्टानें ठोस रहती है, परंतु भूगर्भिक हलचलों से जब ऊपरी दबाव कम हो जाता है तो चट्टानों का द्रवणांक कम हो जाता है और वे पिघल कर लावे के रूप में बाहर आते हैं। देखो जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में हमको क्या मिलता है, मैग्मा मिलता है, लेकिन जब बाहर आ जाता है तो लावा बन जाता है, और लावा लगभग सूखना चालू हो जाता है। जैसे कैसे आपके शरीर के अंदर से ब्लड अंदर में क्या हो रहा है, बह रहा है ना, ब्लड अंदर है ना, लेकिन जैसे ही काटते हैं तो ऊपर क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है। वैसे ही ज्वालामुखी है, जहां कहीं फटा ज्वालामुखी कहां जाएगा, ज्वाला जो है अंदर की मैग्मा बाहर आ जाएगी। अब बाहर आके बताओ, हवा हवा लगता है तो सूख जाता है कि नहीं? अब अंदर का जो टेम्परेचर था बहुत गर्म था, पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर, लेकिन जैसे ही बाहर आया ठंडा हो गया ना, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब वो गैस भी निकालेगा तो उधर बादल बनेंगे, बादल की वजह से वापस क्या हो जाता है, पानी हो जाता है। और किसी भी चट्टान उट्टान पे जो गर्म चीज रहेंगे उसको तो सख्त कर देगा फिर, इसीलिए चट्टानें क्या हो जाती हैं, सख्त हो जाती है, ठीक। जैसे एक अंडा, अंडा समझ, अंडा के आंतरिक हिस्सा कैसा है, पिघला हुआ है ना, ऊपरी हिस्सा कैसा है, कठोर है ना, वैसे ही पृथ्वी है। आंतरिक हिस्सा कैसा है, आंतरिक हिस्सा पृथ्वी का पिघला हुआ है, मैग्मा अवस्था में, मैग्मा चेम्बर है। और जो बाहरी हिस्सा है वो कैसा है, अंडे के खोल की तरह कड़ा है, ठीक है। समझ में आ गया? भूकंप को अगले क्लास में करा देंगे, सिस्मोग्राफी, क्योंकि भूकंप अलग अलग है, इसका फोकस है, एपिसेंटर है, इसकी तरंगे होती हैं, पी वेव होता है, एस वेव होता है, और वो कौन सा, लव वेव होता है। इसका खोज किया था एचडी लव ने, और यही सबसे खतरनाक होता है, लव वेव ही सबसे खतरनाक है। प्राइमरी वेव जो है ये 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से बहता है, निकलता है, और जो सेकेंडरी वेव है ये 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड से, और जो लव तरंग है वो 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड से। अब बताओ 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड से है तो पृथ्वी को कैसे ऐसे हिला के जाएगा, एकदम आराम से। और 6 किलोमीटर पर सेकेंड से निकलता तो सांस से निकल जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा वो, ठीक है। इसीलिए प्राइमरी तरंगों से खतरे नहीं है, लव तरंग से बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत ज्यादा। वो बिल्डिंग को पूरा एकदम झकझोर के रख देता है।
जैसे आप किसी पानी में, शांत पानी में कोई ईंटा चला के मार दो इसे, तो जिस जगह पे मारोगे उस जगह पे भूचाल क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद देखना लहरें बनती है, ठीक है। तो जिस जगह पे मारोगे वहां तो थोड़ा गड्ढा हो जाएगा। उसी तरह पृथ्वी का जिस जगह पे जाकर वो भूकंप की तरंगे जहां पे लगती है ना, वहां पे पूरा गड्ढा कर देता है, ऊपर का हिस्सा नीचे खींच के लेके चला जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। और जो उसके बाद की जो तरंगे होती हैं, वो तरंगे एकदम पूरा का पूरा हिलोरे मार देता है एकदम। बिल्डिंग्स वैसे ऊपर नीचे हो जाते, जैसे पानी की लहरें नहीं होती ऊपर नीचे, वैसे बिल्डिंग्स हो जाते हैं, इसीलिए तो गिर जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर भूकंप नहीं आता है, यहाँ पे भूकंप थोड़ा सा उसका इफेक्ट दिखाई देता है, लेकिन जिस दिन आएगा ना, मार के तोड़ के निकाल देगा सब। और इसी तरह कल की महाराजा अवतार लेंगे, अब पूरा का पूरा भूकंप लिया के पूरा पृथ्वी खत्म कर देंगे, सब बेटा ऊपर से सब नीचे। और सब का सब कहाँ जाएगा, कोर वाले हिस्से में। सब पिघल के 1 सेकंड के अंदर, सब पिघल के सारा जितना पैसा रहता है सब धुआं धुआं हो जाएगा, जितना आदमी को अहंकार है सब धुआं हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अगले क्लास में, लेक्चर नंबर 2 में। उसमें हम आप लोग को भूकंप के बारे में पढ़ाएंगे, ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा एप्लीकेशन में। मिलते हैं अगले क्लास में।